जनगणना 2027 एक ही वीडियो में सब कुछ, मकान सूचीकरण से लेकर डाटा शीट कंप्लीट तक। पूरा देख लिया तो हर कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा और पूरी जनगणना का कार्य आप आसानी से कर पाएंगे। मकान सूचीकरण में आपको 100% कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आपको मकान ऐड करने हैं, कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, कौन से सवाल में कौन सा जवाब आपको ऐड करना है, आपसे गलती हो जाती है तो उस गलती को कैसे सुधार करना है, डेटा को सिंक किस प्रकार करना है और फाइनल सबमिट किस प्रकार करना है। तो वीडियो को कंप्लीट पूरा देखना है, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट जानकारी छूट जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्रकार की यूजफुल अपडेट तुरंत आपके मोबाइल तक पहुंच सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने एंड्रॉइड मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना है। यहाँ पर HLO ऐप लिखकर आप सर्च करेंगे तो इस प्रकार का सेंसस 2027 हाउस लिस्ट ट्रेनिंग ऐप ये आपको नजर आ जाएगा। 4 GB रैम और 8 GB रोम स्टोरेज आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। जिस मोबाइल में 4 GB रैम है और 8 GB का स्टोरेज है वहीं पर ये ऐप वर्क करेगा। इससे कम अगर है आपके पास तो आपको मोबाइल चेंज करना होगा या दूसरे मोबाइल में आपको गणना करनी होगी, क्योंकि ये ऐप वर्क नहीं करेगा। इंस्टॉल का बटन यहाँ पर दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है और इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप देखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले यूजर आईडी आपको फिलअप करनी होगी। ये यूजर आईडी आपको कहाँ मिलेगी? तो ये यूजर आईडी आपको टेक्स्ट मैसेज के रूप में प्राप्त हुई होगी। 2 अप्रैल के बाद से ही सबको ये यूजर आईडी टेक्स्ट मैसेज के रूप में प्राप्त होना स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी तक आपको नहीं आई है तो सबसे पहले आपको अपना इनबॉक्स चेक करना है, वहां पर आपको ये आईडी मिल जाएगी। वो आईडी ऊपर दी गई होगी, वो आईडी यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। देन उसके बाद जो कैप्चा दिया गया है, जैसे ये कैप्चा यहाँ पर दिया गया है, इसको आपको फिलअप कर लेना है और लॉगिन बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज आपका आएगा पासवर्ड का। अब पासवर्ड भी आपको एसएमएल और ईमेल से ही प्राप्त होंगे। यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों आपको एक साथ प्राप्त होंगे। वो पासवर्ड आपको यहाँ पर दर्ज करना है। देन सबमिट का जो बटन दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक 4 नंबर का पिन जनरेट करना है। जैसे 2027 की जनगणना है तो 2027 आप जनरेट कर सकते हैं, जो भी आपको सुलभ हो वो पिन आपको 4 नंबर का यहाँ पर जनरेट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट का बटन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों लैंग्वेज का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखेंगे तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। इसके अलावा भाषा का चुनाव केवल एक ही बार किया जा सकता है। लैंग्वेज और भाषा का चुनाव आपको बिल्कुल ध्यान से करना है कि किस लैंग्वेज में आपको जनगणना करनी है, हिंदी में करनी है, इंग्लिश में करनी है, तो उस भाषा का आपको चुनाव कर लेना है। वैसे इंग्लिश आपके लिए बेस्ट रहेगी तो इंग्लिश का चुनाव आप कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज को दोबारा चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए लैंग्वेज को कंफर्म करने से पहले एक अलर्ट मैसेज भी इस प्रकार का आपको मिलेगा। ये है सेलेक्टेड लैंग्वेज इंग्लिश, आफ्टर दिस स्टेप यू विल नॉट बी एबल टू चेंज द लैंग्वेज। तो आपको यहाँ से कंफर्म करना है कि एक बार लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद दोबारा आप इसको बदल नहीं पाते। ये अलर्ट मैसेज यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ से आपको इसको कंफर्म कर देना है। इसके बाद जो दोस्तों पेज आपके सामने आएगा, आपको वहां पर पूरी HLB की जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा एरिया आपको अलॉट हुआ है। डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, सब डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेज का नाम, वार्ड कोड और HLB नंबर, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो अपने क्षेत्र की जानकारी को आपको क्रॉस चेक जरूर कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर भवन संख्या और मकान संख्या दर्ज करना है। इसके लिए आपको पहले एक बार अपने जो एरिया दिया गया है उसमें घूमना होगा, देखना होगा कि कहाँ से आपको मकान नंबर का सर्वे स्टार्ट करना है। तो पहला नंबर आप किसको देना चाहते हैं, लास्ट में किसको रखना चाहते हैं, तो वो सारा आपको एक बार आइडिया ले लेना है। और अनुमानित यहाँ पर आपको भवन और मकान संख्या दर्ज करनी। मकान संख्या और भवन संख्या में क्या अंतर है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि दोस्तों भवन की हम बात करें तो भवन आमतौर पर भूमि पर एक एकल संरचना होती है। सामान्यतः इस संरचना में 4 दीवारें और एक छत होगी। कभी कभी इसमें एक से अधिक संगठक इकाइयां हो सकती है जिनका उपयोग आवास, निवास या प्रतिष्ठान जैसे दुकान, व्यवसाय स्थल, कार्यालय, कारखाना, वर्कशॉप, वर्कशेड, स्कूल, मनोरंजन स्थल, पूजा स्थल, भंडारण आदि के रूप में किया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए ये जो दिए गए हैं ये सब एक भवन में आएंगे दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये मल्टी का फोटो दिया गया है, ये भी भवन है, ये शंकु है, ये भी भवन है और ये भी भवन है। लेकिन एक भवन में मकान एक से ज्यादा हो सकते हैं, उसका भी मैं आपको उदाहरण दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों भवन और जनगणना मकानों की पहचान आपको किस तरह से करनी है। एक भवन आमतौर पर जमीन पर बनी एकल संरचना होती है जिसमें 4 दीवारें और एक छत होती है। एक भवन व एक जनगणना मकान का सरल उदाहरण चित्र 5 में दिया गया है। अब ये भवन भी है
और जनगणना मकान भी है, क्योंकि इसमें एक ही दरवाजा है, बिल्डिंग भी एक ही बनी हुई है और सिंगल एक ही फैमिली इसमें रहती होगी, तो ये एक भवन भी होगा और एक जनगणना मकान भी इसको गिना जाएगा। इसी प्रकार से ये एक भवन भी होगा और जनगणना मकान भी इसमें गिना जाएगा। लेकिन अब इन चित्रों को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो मल्टी बिल्डिंग बनी हुई है, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बिल्डिंग, ये भवन तो दोस्तों एक है, लेकिन अब जनगणना मकान आप इसमें देख सकते हैं कि कितने सारे जनगणना मकान इसमें दिए गए हैं। तो भवनों की और जनगणना मकानों की संख्या अलग अलग हो सकती है। इस उदाहरण के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ये पूरी बिल्डिंग है, भवन तो एक ही है, लेकिन एक इसमें क्लिनिक चलता है, फिर इसमें दूसरी साइड पर दुकान चल रही है, तो मकानों की संख्या अलग अलग हो सकती है। अब ये एक भवन भी होगा और एक मकान भी होगा, लेकिन इसको आप देखेंगे शहरों में इस प्रकार की मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स आपको मिलेगी, तो वहां पर आपको इनको भवन एक ही गिनना है, लेकिन मकान की संख्या आप देंगे तो मकान संख्या यहाँ पर ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से भवनों और मकानों की संख्या अलग अलग होगी, वो ही आपको एक बार अनुमानित दर्ज करनी है। यहाँ पर आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। एक भवन का चित्र दिया गया है, लेकिन इसमें एक मकान तो ये है जनगणना 001, 002, 003, तो एक ही भवन में यहाँ पर 3 मकान हो रहे हैं। मेन गेट अलग है तीनों का, तो तीनों अलग अलग मकान यहाँ पर हो सकते हैं। एक भवन में 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो अपने एरिया में आपको सर्वे करना है, उसी के अनुसार पर आपको सबसे पहले भवनों की संख्या अनुमानित दर्ज करनी है और बिल्डिंग्स यानी कि जनगणना मकान की संख्या अनुमानित दर्ज करनी है। इसके अलावा आप HLO ऐप के माध्यम से ही आपका नजरी नक्शा भी देख सकते हैं। जो एरिया आपको अलॉट हुआ है वो कैसे आपको देखना है, यहाँ पर जो 3 लाइंस दी गई है उन पर आपको क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। आपका रोल आपको यहाँ पर मिलेगा, अबाउट, चेंज पासवर्ड का ऑप्शन भी आपको मिलेगा, यहाँ से आप अपने पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा HLB मैप्स का एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको जो एरिया अलॉट हुआ है उसका गूगल मैप आपको यहाँ पर शो होगा। इस मैप में आप देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक का एरिया आपको अलॉट हुआ है और इसी की सहायता से आपको अपना नजरी नक्शा भी बनाना है, तो यहाँ से आप इसकी सहायता भी ले सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है मकानों की संख्या भरकर। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से 6 ऑप्शन ओपन होंगे। हाउस लिस्ट एंट्री, अपडेशन डाटा, एडिट ऑलरेडी सिंक डाटा, व्यू समरी, सिंक और मार्क एज कंप्लीट। तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन काम आने वाला है वो है दोस्तों हाउस लिस्ट एंट्री, मकान सूचीकरण। पहले चरण में मकान सूचीकरण ही किया जा रहा है, तो सिंपली आपको हाउस लिस्ट एंट्री इसी पर क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, लाइन नंबर 1 ये 001 आपको पहले से फिलअप मिलेगा। इसके अलावा बिल्डिंग नंबर, एंटर सेलेक्ट बिल्डिंग नंबर, ये आपको दर्ज करने होंगे। नगर परिषद या नगर पालिका की तरफ से बिल्डिंग नंबर दिए गए हैं तो वो दर्ज आप कर सकते हैं, अन्यथा आपको स्वयं को भवन नंबर यहाँ पर दर्ज करना होगा। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर आपको रिपीट का भी मिल रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले सेंसस हाउस नंबर यानी कि जनगणना मकान नंबर। अब पहले ही घर की आप एंट्री कर रहे हैं तो पहले मकान को नंबर देना होगा 001। इस प्रकार से आपको मकान नंबर देने हैं 002, 003, इस प्रकार से देने हैं 01, 02, इस प्रकार से नहीं देने। इसी सीक्वेंस में आपको मकान नंबर देने। अब फॉर एग्जाम्पल आपने इसको भवन नंबर 1 अलॉट कर दिया है और इस भवन में 4 परिवार रहते हैं, यानी कि 4 अलग अलग सेपरेट मकान बने हुए हैं, एक ही 4 दीवारी में भवन बना हुआ है। तो फिर आप वापस से रिपीट पर क्लिक करेंगे तो दूसरे मकान के भी यही भवन नंबर आपका अलॉट हो जाएगा और उसके बाद 002 आप यहाँ पर कर देना। फिर तीसरे के भी यही अलॉट हो जाएगा, सेम रिपीट करेंगे तो फिर 003 आप अलॉट कर देना। तो इस प्रकार से आपको रिपीट के ऑप्शन से भवन नंबर को वापस से अलॉट कर देना है और मकान नंबर आप यहाँ पर बदल सकते हैं। और एक ही भवन है, एक ही मकान है, तो रिपीट वाले ऑप्शन का कोई काम यहाँ पर नहीं रहेगा। तो ये एंट्री आपको कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट का जो बटन दिया गया है दोस्तों उस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे एक पॉपअप मैसेज आपको शो होगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू विद एसी रेफरेंस नंबर। तो इस जनगणना में सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म भरने की सुविधा भी गवर्नमेंट ने दी है कि कोई व्यक्ति यदि अपना सेल्फ इन्यूमरेशन स्वगणना प्रपत्र भरना चाहता है तो वो खुद से भर सकता है। तो आपको उससे पहले पूछना है कि क्या आपने सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म भरा है। यदि उसने तो यस पर आपको क्लिक करना है। वो आपको रेफरेंस नंबर देगा, वो रेफरेंस नंबर आपको दर्ज करने हैं और उसने फॉर्म नहीं भरा है तो नो पर आपको क्लिक करना है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप उससे रेफरेंस नंबर लेंगे, यदि उसने फॉर्म भरा है तो उसकी पूरी सूचना जो उसने भरी है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। उसको आपको अच्छे से चेक कर लेना है। आपको लगता है कोई करेक्शन करना है तो करेक्शन भी आप कर सकते हैं, वरना आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके सवालों को स्टार्ट कर लेना है। और आपको लगता है कि उसने नहीं भरी है और यदि उसने सेल्फ इन्यूमरेशन नहीं भरना है तो देन आपको नो पर करना है।
अब दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मकान सूचीकरण का मुख्य कार्य। तो यहाँ से आपको वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, एक एक बिंदु के बारे में स्पष्ट रूप से मैं आपको समझाऊंगा ताकि कोई प्रॉब्लम आपको फील्ड में नहीं आएगी। सबसे पहला सवाल हमारा यहाँ पर आता है, जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। फर्श के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, मिट्टी, लकड़ी, पक्की ईंट, पत्थर, सीमेंट, मोजेक, अन्य कोई। तो इन ऑप्शंस में से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना है। अब फ्रेंड्स, फर्श की प्रमुख सामग्री का प्रकार इस फोटो की सहायता से आप समझ सकते हैं। मिट्टी का है तो इस प्रकार का होगा, लकड़ी बांस का इस प्रकार का होता है, पक्की ईंटों का, इसके अलावा अन्य कोई है, मोजेक फर्श यानी कि टाइल्स लगी हुई है, सीमेंट का है। तो इस फोटो का स्क्रीनशॉट आप ले लें, जब जनगणना करने आप जाएंगे तो ये आपके काम आएगा। तो इसकी सहायता से आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपको लगता है कि जैसे टाइल्स लगी हुई है तो टाइल्स पर आपको सिलेक्ट करना है और अगला जो बटन दिया गया है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगला सवाल हमारा यहाँ पर आ जाता है, जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। इसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, घास फूस, बांस, बल्ली, लकड़ी, पत्थर। तो इसका भी मैं एक डेमो आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री के फोटोज दिए गए हैं। घास फूस किस प्रकार की दिखेगी, प्लास्टिक पॉलिथीन किस प्रकार की, कच्ची ईंट की, लकड़ी, पत्थर या मसाला गरा, ने कोई है चादर वगैरह लगा रखे हैं, या सीमेंट की बनी हुई है, पक्की ईंटें हैं, धातु की है, या पत्थर मसाला गारा के साथ बनी है। तो इस फोटो का आप स्क्रीनशॉट ले ले क्योंकि फील्ड में आपके काम आएंगे। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कौन सी है, फिर उसके बाद ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। वैसे तो दोस्तों ज्यादातर पक्की ईंट या कंक्रीट के ही बने होते हैं। तो हमने जैसे कंक्रीट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद अगला बटन पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा आता है, जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। वही ऑप्शन वापस से आए हैं, मशीन निर्मित, पक्की ईंट, पत्थर, स्लेट, कंक्रीट, किसकी मकान की छत बनी हुई है उस ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। अब मैं मकान की छत का ऑप्शन भी आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, इस फोटोग्राफ में छत में जो सामग्री प्रयुक्त होती है उसका फोटो दिया गया है। देख लीजिए, जो भी छत आपको लगती है इनमें से वो आपको देख लेनी है। उसके बाद ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, पक्की ईंटों की या कंक्रीट की, आरसीसी की बनी हुई है तो हम कंक्रीट सेलेक्ट करते हैं, देन अगला बटन पर हम क्लिक करते हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है, जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाए। जब आप घर पे जाएंगे तब आपको पता लग जाएगा कि मकान किस काम में आता है। आवास रहने के काम आता है, आवास के साथ साथ कोई और भी काम होता है, कार्यालय या दुकान खोल रखी है, स्कूल कॉलेज के लिए दिया गया है, होटल, गेस्ट हाउस, फैक्ट्री, वर्कशॉप, पूजा स्थल है, या अन्य गैर आवासीय उपयोग में काम में लेते हैं, या फिर खाली है। इसके अलावा घर पर लॉक लगा रखा है तो वो अलग बात हो जाती है। इसके अलावा एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, संस्थागत। इस ऑप्शन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वृद्धाश्रम बना हुआ है या इस तरह की कोई संस्था अगर चलती है तो फिर इस ऑप्शन का आपको चुनाव करना है, देन अगला बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद हमारा सवाल आता है, जनगणना मकान की स्थिति क्या है, अच्छी है, रहने योग्य है, जीर्ण शीर्ण है। मकान को देखने के बाद इसका अंदाजा आपको लग जाएगा। उसके बाद अगला बटन पर आपको क्लिक करना है। अगला सवाल हमारा आता है दोस्तों, इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। अब यहाँ पर दोस्तों आपको उस मकान में, चाहे बच्चा वो 1 दिन का हो चाहे वो 75 साल का हो, जितने भी व्यक्ति रहते हैं, जैसे 7 रहते हैं बच्चों सहित, तो वो आपको यहाँ पर दर्ज कर देने हैं। उसके बाद परिवार के मुखिया का नाम, उस परिवार का मुखिया कौन है, घर वालों से आप जानकारी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसका नाम आपको यहाँ पर दर्ज करना है, देन अगला बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगला सवाल परिवार के मुखिया से संबंधित है। जिस परिवार के मुखिया का आपने नाम दर्ज किया था उसका लिंग आपको यहाँ पर दर्ज करना है, वो पुरुष है, स्त्री है। इसके बाद अनुसूचित जाति, SC ST से बिलोंग करता है तो वो भी आपको यहाँ पर दर्ज करनी होगी। देन अगला पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है दोस्तों, मकान के स्वामित्व की स्थिति। मकान स्वयं का है, इसके अलावा किराए का है, लेकिन अन्यत्र अपना मकान है, यहाँ पर किराए से रहता है, दूसरे शहर में उसका मकान है, तो इस ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। किराए से रहता है, अपना कोई मकान नहीं है, कहीं भी दूसरे शहर में भी नहीं है, देन आपको इस वाले ऑप्शन का चुनाव करना है। इसके बाद रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या, इस परिवार में रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या आपको दर्ज करनी है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कोठरी है, स्टोरेज के लिए कोई बना रखा है, बरामदा है, रसोई घर है, इनको आपको शामिल नहीं करना है, पूजा घर को भी नहीं करना है। केवल जो रूम सोने योग्य हैं, जिनमें परिवार आराम करता है, सोता है, वही कमरे आपको यहाँ पर दर्ज करने। इसके बाद इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, कितने जोड़े दंपति यहाँ पर रहते हैं उनकी संख्या आपको लिखनी है कि एक दंपति है, एक पति पत्नी है, 2 पति पत्नी है, 3 पति पत्नी है, वो संख्या आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। देन नेक्स्ट आपको यहाँ से कर देना है। अब दोस्तों सुविधाओं से संबंधित सवाल आते हैं, पेयजल स्रोत की उपलब्धता क्या है।
परिसर के अंदर है, परिसर के निकट है या फिर दूर है। मकान के अंदर आप देखेंगे कि नल लगा हुआ है, कहाँ पर है क्या नहीं है, वो आपको मकान पर जब जाएंगे तो पता चल जाएगा। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, पेयजल के मुख्य स्रोत देख लीजिए कौन कौन से पेयजल के स्रोत होते हैं। हेडपंप, टैंक, तालाब, बोरवेल, झरना, अन्य स्रोत, कुआं, ये मैंने आपको उदाहरण के रूप में दिखा दिए क्योंकि अगला सवाल हमारा इससे संबंधित है। अब यहाँ पर आ जाता है पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, तो नल का पानी, हेडपंप, ट्यूबवेल, झरना, नदी, नहर, जहां से भी वो पीने का पानी लाते हैं उस ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। देन नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। अब हमारा अगला सवाल आता है प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, बिजली से मिलता है, मिट्टी के तेल का दिया जलाते हैं, सौर ऊर्जा वाला सोलर प्लांट लगा हुआ है, अन्य तेल, अन्य कोई ऑप्शन है उनके पास, या फिर प्रकाश रहित है। तो आपको देख लेना है, ज्यादातर बिजली के मिलेंगे। सोलर वाला यदि है तो सौर ऊर्जा का आपको चुनाव करना है। देन अगला बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आता है दोस्तों शौचालय की सुलभता केवल परिवार के लिए है, अन्य परिवार के साथ साझे में है, सार्वजनिक शौचालय है या नहीं है, खुले में जाते हैं। तो शौचालय आपको देखना है बना हुआ है, संयुक्त परिवार रहता है, सभी परिवारों के लिए एक ही। दिन आपको साझा वाले ऑप्शन का चुनाव करना है, सभी परिवारों के लिए अलग अलग बने हुए हैं तो केवल परिवार के लिए, इस प्रकार ऑप्शन आपको चुनाव कर लेने हैं। अब इसके बाद शौचालय का प्रकार भी आपको चुनना होगा दोस्तों, कौन सा वाला फ्लश लगा हुआ है, सेप्टिक टैंक है, पाइप सीवर पद्धति है, 2 गड्ढों वाला शौचालय बना हुआ है, 1 गड्ढे वाला शौचालय है, सर्विस शौचालय। तो ये घर वालों से जानकारी आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए शौचालय के प्रकार भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पाइप सीवर पद्धति, ये वाला शौचालय जो होता है इसको पाइप सीवर पद्धति बोला जाता है। अन्य दूसरी पद्धति ये है सेप्टिक टैंक, इस प्रकार के होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर रख ले, इसकी सहायता आप ले सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, ढकी हुई नाली है या खुली नाली में जाता है, किसी भी नाली से नहीं, डायरेक्ट रोड पर ही बहता है, तब इस ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। उसके बाद अगला वाला बटन पर आपको क्लिक करना है। अगला प्रश्न हमारा आता है परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता क्या है। स्नान गृह यानी कि बाथरूम बना हुआ है, छत के बिना अहाता है और नहीं है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं। गांव में बहुत सारा ऐसा होता है कि 4 दीवारी तो बनी होती है, ऊपर छत खाली होती है। देन आपको इसका चुनाव करना है। और कंप्लीट बाथरूम बना हुआ है तो स्नान गृह का आप चुनाव कर सकते हैं। और पर्दे लगाकर नहाते हैं, ऐसी स्थिति है तो नहीं वाले ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। देन नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस की कनेक्शन की क्या उपलब्धता है। रसोई घर में ही खाना बनाते हैं, एलपीजी कनेक्शन गैस उपलब्ध है, एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। दूसरा आता है घर के भीतर खाना बनाते हैं, रसोई घर नहीं है तो वहां पर एलपीजी से बनाते हैं या एलपीजी गैस नहीं है। इसके बाद खुले में घर है और बाहर ही खाना पका रहे हैं खुले में, एलपीजी गैस है या नहीं, ये उपलब्धता आपको भरनी होगी। तो ये आप किचन उनका देख ले, उसके बाद आपको अंदाजा लगाना है, उनसे पूछ ले और उसके बाद भरकर अगला वाला ऑप्शन पर आपको आना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन दिए गए हैं। चूल्हे से बनाते हैं, फसल अवशेष, कोयला, बिजली, कोई अन्य एलपीजी, पीएनजी, मिट्टी का तेल, बायोगैस, जो भी वो प्रयुक्त करते हैं वो आपको यहाँ से देख लेना है। इसके बाद देखिए रेडियो ट्रांजिस्टर, इस प्रकार का जो पुराना रेडियो ट्रांजिस्टर था पिछले जमाने में चलता था, हमने तो देखा नहीं है। यदि है तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मोबाइल या स्मार्टफोन से वो रेडियो सुनते हैं, देन इस वाले ऑप्शन का चुनाव करना है। अन्य किसी उपकरण पर रेडियो का प्रयोग वो कर लेते हैं, आपको इस पर करना है। और नहीं है तो नहीं पर क्लिक करके आपको अगला वाला ऑप्शन चुन लेना है। अब उसके बाद आता है दोस्तों इंटरनेट सुविधा, जो आज के जमाने की जरूरत बन चुकी है। इंटरनेट सुविधा कैसे है, वाईफाई लगा रखा है उन्होंने, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल स्क्रीन में या अन्य किसी डिवाइस से चलाते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर का भी यहाँ पर पूछा गया है कि लैपटॉप कंप्यूटर है या नहीं है। तो आपको घर की स्थिति के हिसाब से देख लेना है। मोबाइल स्मार्टफोन से ज्यादातर चलाते हैं गाँव में लोग, शहरों में डिवाइस आपको मिलेगी इस प्रकार की। तो घर वालों से आप इसके बारे में अच्छे से जानकारी करें, देन उचित ऑप्शन आपको चुनना है। उसके बाद अगला वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, टेलीफोन, मोबाइल और स्मार्टफोन, केवल लैंडलाइन है। लैंडलाइन आपने देखा होगा, इस औरत के पास जो मोबाइल है उसको लैंडलाइन बोलते हैं, जो पहले चलते थे। अभी तो वर्तमान में स्मार्टफोन ही है। और अन्य साधारण जो बटन वाला कीपैड वाला जो फोन आता है उसको साधारण फोन बोला जाता है। यदि वो है तो आपको अन्य साधारण मोबाइल का चुनाव करना है। दोनों ही है तो दोनों का कर लें, और नहीं है तो नहीं का आपको चुनाव कर लेना है। उसके बाद दोस्तों साइकिल, स्कूल, मोटरसाइकिल, मोपेड यदि है तो ऑप्शन दिए गए हैं। दोनों भी यदि उनके पास है तो दोनों का भी आप चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद कार, जीप, वैन यदि उपलब्ध है तो आपको हाँ करना है, अन्यथा नहीं कर देना है। साइकिल और मोपेड यहाँ पर दी गई, स्कूटर, स्कूटी जो भी है उसका चुनाव आपको करना है। देन नेक्स्ट आपको यहाँ से करना है। उसके बाद आता है परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज।
सबसे ज्यादा कौन से अनाज का वो उपयोग करते हैं, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का या कोई अन्य, उसका आपको चुनाव करना है। इसका उदाहरण भी मैं आपको दिखाता हूँ कि दोस्तों इनमें से जैसे बहुत सारे लोग हैं वो चावल का उपयोग ज्यादा करते हैं, बहुत सारे राज्यों में चावल का उपयोग होता है, गेहूं, मक्का, बाजरा, तो जिस भी अनाज का उपयोग वो सबसे ज्यादा करते हैं उसी अनाज का आपको चुनाव करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे फाइनल हमारा क्वेश्चन आता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपको दर्ज करने, अब किसके दर्ज करने हैं, घर और परिवार में से जिस भी व्यक्ति का मोबाइल नंबर एक्टिव हो, चालू हो, उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। ऐसा नहीं है कि मुखिया का करना है, माता पिता, जिसका भी मोबाइल नंबर एक्टिव हो वो ही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अब कुछ कमेंट्स ऐसे भी आएंगे दोस्तों कि मोबाइल ही नहीं है, तो इस स्थिति में क्या करें, तो इस स्थिति में आपको अपने सुपरवाइजर से कांटेक्ट करना है। सुपरवाइजर अपने उच्च अधिकारियों से कांटेक्ट करके आपको बताएगा कि मोबाइल नहीं होने की स्थिति में क्या करना है, क्योंकि बिना मोबाइल नंबर के ये सबमिट नहीं होगा। मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से आपको यहाँ पर दर्ज करने होंगे। तो ये अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों, उसके बाद आपको सबमिट यहाँ से कर देना है। हमारे 34 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा। जो मकान हमने लिस्ट किया है, जिसकी जानकारी भरी है, वो पूरी जानकारी हमें यहाँ पर शो होगी, जो जो स्थिति हमने भरी है। इसके बाद 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे। रद्द करें तो आप इसको रद्द कर सकते हैं, संपादित बटन पर क्लिक करके संपादित कर सकते हैं, और पुष्टि करे पर क्लिक करके इसकी पुष्टि कर सकते हैं। तो लगता है आपको कि बिल्कुल सारी चीजें, जानकारी हमने सही भरी है। देन पुष्टि करे बटन पर क्लिक करके आपको इस सूचना की पुष्टि कर देनी है। अब जैसे आप पुष्टि करेंगे, वापस से आप होम पेज पर आ जाएंगे। हाउस एंट्री हमने कंप्लीट कर ली। उसके बाद आता है अपडेशन डाटा, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों, जिस मकान की एंट्री आपने की है उसमें कुछ करेक्शन आपको करना है। छोटा सा एडिट का बटन आपको दिया गया है, इस पर क्लिक करके कोई जानकारी यदि हमसे गलत फिलअप हो गई है तो उसमें हम करेक्शन कर सकते हैं। और लगता है कि पूरी जानकारी गलत फिल हो गई है तो डिलीट का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा घर ही वो आपका डिलीट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन हमारा आता है एडिट ऑलरेडी सिंक्ड डाटा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, इस ऑप्शन की सहायता से जो डाटा आपने सिंक किया है उसमें भी आप एडिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने डेटा सिंक कर दिया उसके बाद एडिट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पेंसिल बनी हुई है, इसकी सहायता से आप जो डाटा सिंक कर दिया है उसको भी एडिट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मुझसे भरने में कोई गलती हो चुकी है या सामने वाले ने गलत बताया है, बाद में आपको ध्यान आता है, तो यहाँ पर आप उसका भी सुधार कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है व्यू समरी, इस पर आप क्लिक करके पूरा सारांश अपना देख सकते हैं कि कितने घर आपने कंप्लीट किए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से कुल जनगणना, मकान, अपूर्ण, पूर्ण, सारा डाटा आपको यहाँ पर शो होगा कि कितने मकानों का सर्वे आपने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमारा यहाँ पर आता है सिंक। जैसे आप 4-5 मकानों की एंट्री कर देते हैं, तुरंत आपको डेटा सिंक कर देना है, क्योंकि जैसे आप डेटा सिंक करेंगे आपका डेटा अपलोड हो जाएगा। यदि आप डाटा सिंक नहीं करते हैं, जब तक भी आप डाटा सिंक नहीं करेंगे तब तक आपका डाटा अपलोड नहीं होगा। तो जैसे ही 4-5 घर कंप्लीट हो, बार बार आपको डाटा सिंक कर देना है। ऐसी जगह का चुनाव करना है जहां पर नेटवर्क अच्छे आते हो, वहां पर आपको डाटा सिंक करना है, क्योंकि नेटवर्क और इंटरनेट की जरूरत आपको डेटा सिंक के लिए पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा जो ऐप है ऑफलाइन मोड पर आपके कार्य करेगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन हमारा आता है मार्क एज कंप्लीट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा कि मैं पुष्टि करता हूं कि मैंने अपने द्वारा भरी गई सभी जानकारी सही दर्ज की है, मैंने इन भरी गई प्रविधियों की जानकारी की इल्पता की जांच कर ली है और अब इसे अपलोड कर रहा हूं। यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करने होंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है, वहां पर आपको अपने हस्ताक्षर करके सबमिट इसको करना होगा। और ये आपको तब करना है जब सभी मकानों की जनगणना आप कंप्लीट कर ले। जो एरिया आपको दिया गया है सारे मकानों की 100% जनगणना आप कर चुके हो, तब इस वाले फाइनल सबमिट ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर सिग्नेचर करने है और सबमिट कर देना है, तो आपकी जनगणना यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जानकारी थी कि किस प्रकार मकान सूचीकरण का कार्य आपको कंप्लीट करना है। वीडियो अगर आपको यूज